कहानी की शुरुआत में हम छत पर बैठे एक आदमी को देखते हैं जो अपनी स्नाइपर से निशाना बना रहा है। स्नाइपर का बैरल प्लास्टिक का है और इसमें गोलियों की जगह कांच के टुकड़े भरे हैं। उसका टारगेट है ये ऑफिस मैन, पर वह सामने से आ रही एक कार पर निशाना बनाता है और कार के टायर में कांच से भरी हुई गोली मार देता है। इस कारण कार स्लीप हो जाती है और उस ऑफिस मैन से जाकर टकराती है और वो ऑफिस मैन वहीं मर जाता है। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन से लगाया गया निशाना उस कार ड्राइवर को हत्यारा बना देता है। वह आदमी मुस्कुराता है और वहाँ से भाग जाता है। ये हत्यारा इतना शातिर है कि हत्या को दुर्घटना में बदल देता है। अब सीन कट होता है और हमें माइक नाम के आदमी को दिखाया जाता है। वह एक प्रोफेशनल हिटमैन है और बिगरे के बनाए हुए हथियारों की एक गैंग के लिए काम करता है। बिगरे खुद एक रिटायर्ड और अनुभवी हत्यारा है। माइक इस पूरे गैंग में सबसे बेहतरीन माना जाता है। हालांकि हर हत्यारे का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इस ग्रुप में एक आदमी है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। वह माइक के फेवरेट लोगों में से एक है। उसकी पर्सनैलिटी काफी गर्म स्वभाव की है और वह खुद पर ज्यादा काबू नहीं रख पाता और वो लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन उसका तरीका अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। एक और आदमी है जो दिखने में बहुत गंदा सा लगता है। वह जहर से हत्या करने में माहिर है। वह जहर को टूथपेस्ट में मिला देता है या फिर जहरीले हाथों से सिगरेट पकड़ लेता है। इसके बाद आते हैं मैक्स और मिक, जो दो अच्छे दोस्त हैं। दोनों पहले स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुके हैं। ये लोग अपनी हत्याओं को सड़क हादसों जैसा दिखाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है ये जेन नाम की महिला जो कटाना तलवार चलाने में बहुत माहिर है। फिर आता है ये एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम फ्रेड है और इस भारी भरकम आदमी का हत्या करने का तरीका काफी पेचीदा है। इस मोटे आदमी ने एक बार अकेले ही पूरी टीम को मार दिया था। अब बात करते हैं मिल्टन की, जो कि इस हथियारों के गैंग की एक अहम कड़ी है। वह ग्राहकों से काम के ऑर्डर लेता है और उनकी शर्तों के हिसाब से हथियारों को काम बांटा है। पैसों का पूरा हिसाब किताब भी मिल्टन ही संभालता है, क्योंकि माइक इस ग्रुप का सबसे बेहतरीन हत्यारा है, इसलिए सबसे ज्यादा काम भी उसी को मिलता है। एक बार माइक को एक शराबी ऑफिस मैन को मारने का काम मिलता है। वह आदमी आधी रात को घर लौटता है। पूरी बोतल शराब पीकर नशे में होने की वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि घर में कोई घुस चुका है। वह आदमी घड़ी देखता है और कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है। माइक उसकी हर हरकत पहले से ही भांप लेता है। जैसे ही वह आदमी कुर्सी पर चढ़ता है, माइक पीछे से आकर रस्सी से उसका गला घोंट देता है। नशे में धुत आदमी को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वह कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। माइक गुस्से में कुर्सी को दूर फेंक देता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम $25,000 के लायक हो। इस कहानी में माइक को सिर्फ पैसों से मतलब है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अच्छा है या बुरा। काम पूरा होने के बाद माइक सबूत के तौर पर उसके साथ एक फोटो लेता है। इसके बाद माइक वापस लौट आता है। इस बार उसे एक पूरे रॉक बैंड को मारने का काम दिया जाता है। माइक चुपचाप अंदर घुस जाता है। वह दर्शक बनकर खड़ा रहता है और आराम से बैंड का आखिरी शो देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंड की पावर सप्लाई की लाइन खुली हुई होती है। माइक बिजली की लाइन पर एक गिलास पानी गिरा देता है। बैंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ गाना गा रहा होता है। अचानक सभी को जोर का बिजली का झटका लगा है। दर्शक हैरान रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। इसके बाद माइक हर बार की तरह एक बार में जाने का फैसला करता है। वह 2 सुरक्षा गार्डों को पैसे देकर कहीं और भेज देता है। अंदर जाते ही माइक देखता है कि कुछ बदतमीज गुंडे एक सुंदर लड़की को परेशान कर रहे हैं। माइक पहले से ही गुस्से में होता है। वह जरा भी नहीं सोचता और एक एक करके उन गुंडों पर टूट पड़ता है। गुंडों के पास माइक जैसा लड़ने का अनुभव नहीं होता। वे माइक की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन माइक अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स से उनकी जोरदार पिटाई कर देता है। हालांकि माइक एक प्रोफेशनल फाइटर और हत्यारा होने के बावजूद कौन मान लेगा कि माइक को बुली किया जाता था। फ्लैशबैक के एक सीन में माइक के बीते हुए दर्दनाक बचपन की झलक दिखाई जाती है। कुछ लड़के माइक का पीछा करते हैं। वे उसे परेशान करते हैं और उससे उसके लंच के पैसे छीन लेते हैं। माइक अखबार बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाता है, लेकिन उसके पास रोज रोज देने के लिए पैसे नहीं होते। आखिर उसके पास इतना पैसा आता ही कहां से? एक दिन माइक एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखता है जो गैस सिलेंडर लेकर किसी के घर में घुसता है, लेकिन वह साफ तौर पर गैस कर्मचारी नहीं होता। उस आदमी के घर में घुसने के कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है। वह आदमी बाहर निकल आता है और उसे कुछ भी नहीं होता। माइक उस आदमी का कई हफ्तों तक पीछा करता है। तब उसे समझ आता है कि वह आदमी एक हत्यारा है जो पैसे लेकर हत्या करता है। बाद में माइक को पता चलता है कि वह आदमी बिगरे है। माइक उसे ढूंढ निकालता है, बंदूक निकालता है और बिगरे को मजबूर करता है कि वह उसे अपनी स्किल्स सिखाए। माइक बताता है कि एक ग्रुप उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसी वजह से वह उस ग्रुप के लीडर को मारना चाहता है, लेकिन वह जेल नहीं जाना चाहता। माइक के अंदर सीखने का जो मजबूत इरादा था और उसकी छुपी हुई काबिलियत को देखकर यह साफ था कि एक दिन वह जरूर एक प्रोफेशनल हत्यारा बन जाएगा। हत्यारा बिगरे माइक को समझाता है कि किसी की हत्या ऐसे भी की जा सकती है कि वह बस एक हादसा लगे। माइक चुके से उस आदमी के घर में घुस जाता है। जब वह घर पर नहीं होता, वह एंटीना पर पैसे चिपका देता है और
और फिर चादरों के नीचे छिप जाता है। कुछ देर बाद वह आदमी घर लौटा है और वह नोट लेने के लिए रेलिंग पर चढ़ता है। तभी माइक कंबलों के नीचे से बाहर निकलता है और उसे जोर से धक्का दे देता है। वह आदमी नीचे गिरता है और उस ग्रुप लीडर की वहीं पर मौत हो जाती है। माइक को लगता है कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी हत्या करने की स्किल्स अभी शुरुआती स्तर पर ही थी। नीचे बिग रे ने उसका धक्का देने वाला सीन कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। माइक को अभी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। बिग रे उसे अपने सारे हुनर सिखाता है, जैसे कि बंदूक चलाना और हत्या की योजना बनाना, जो सिर्फ एक हादसा लगे, और मुश्किल हालात से बच निकलने की तरकीबें। यह सब कुछ बिग रे बिल्कुल एक पिता की तरह माइक को सिखाता है। समय के साथ माइक इतना आगे बढ़ जाता है कि वह गिल्ड का टॉप लेवल हत्यारा बन जाता है। एक दिन मिल्टन उसे रूट नाम के एक युवा अकाउंटेंट को मारने का काम देता है। ग्राहक चाहता था कि रूट को जल्दी से जल्दी मारा जाए, इसलिए उसने 2 गुना पैसा देने का वादा किया था। माइक बिना जरा भी सोचे इस मिशन को स्वीकार कर लेता है। वह एक शॉटगन का इस्तेमाल करता है, जिसकी नली में कांच के टुकड़े भरे होते हैं। माइक रूट के हर मूव को ध्यान से देखता है और सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही कार पास में आती है, माइक तुरंत कार के टायर पर कांच के टुकड़े दाग देता है। टायर फट जाता है, कार का संतुलन बिगड़ जाता है और घूमती हुई कार सीधे जाकर रूट से टकरा जाती है। रूट की मौके पर ही मौत हो जाती है और सब कुछ एक सड़क हादसे जैसा लगा है। माइक हल्की सी मुस्कान देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर कार चला रहा आदमी डर से कांप रहा होता है। उसे लगता है कि उससे किसी की जान चली गई है। थोड़ी देर बाद मिल्टन माइक को फोन करता है और उसे सड़क पर आने के लिए कहता है, क्योंकि ग्राहक रूट की मौत के बदले उसे इनाम देना चाहता था। लेकिन माइक समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाता और उस पर हमला कर दिया जाता है। एक दूसरा हत्यारा जो बस अपनी स्किल ट्राई कर रहा था, हर तरह की मार्शल आर्ट आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसे भी आसानी से हरा देता है। और माइक उससे कहता है, तुम चाहते तो ऊंची इमारत से स्नाइपर से मुझे मार सकते थे या फिर ग्रेनेड से पूरी जगह उड़ा सकते थे। हथियारों की इस दुनिया के लिए यह कितनी शर्म की बात है। और वह उसे जोर से मारता है, फिर ताकत लगाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद माइक लाश को घसीटकर फुटपाथ तक ले जाता है। वह हत्यारे का सिर फुटपाथ पर रख देता है और अपनी मोटरसाइकिल उसके पास खड़ी कर देता है, ताकि सब कुछ एक सड़क हादसे जैसा लगे। हादसे की कहानी यह बनाई जाती है कि मोड़ पर बाइक बहुत तेज चली, काबू बिगड़ गया और सिर फुटपाथ से टकरा गया, जिससे गर्दन टूट गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाने के बाद माइक घर लौट आता है। कुछ समय बाद माइक को चार्ली नाम की एक महिला का फोन आता है। वह उसे बताती है कि माइक की पुरानी प्रेमिका बेथ की मौत हो गई है। यह सब जानते हैं कि माइक और बेथ कुछ समय से अलग रह रहे थे। यह खबर सुनकर माइक टूट जाता है। वह तुरंत बेथ के अंतिम संस्कार में पहुंचता है और वहीं उसकी मुलाकात चार्ली से होती है। चार्ली माइक को बताती है कि बेथ को 2 लुटेरों ने लूट लिया था। वे घर में चोरी करने आए थे, लेकिन तभी बेथ लौट आई। पकड़े जाने के डर से दोनों लुटेरों ने बेथ की हत्या कर दी। यह एक बहुत बड़ी और भयानक गलती थी। पुलिस को उन दोनों लुटेरों के फिंगरप्रिंट मिल गए थे। जांच भी शुरू हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों की हेरोइन ओवरडोज से मौत हो गई। इतना ही नहीं, चार्ली यह भी बताती है कि बेथ गर्भवती थी और वह बच्चा माइक का था। यह सुनकर माइक पूरी तरह टूट जाता है। माइक सच्चाई जानने के लिए बेथ के फ्लैट में जाने का फैसला करता है। वह अंदर जाता है और अपने दिमाग में पूरे अपराध को दोहराता है। अपने अनुभव और समझ से माइक तुरंत जान जाता है कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह सामने आता है कि बेथ के खून में नींद की दवाइयां पाई गई थी। रिपोर्ट में लिखा था कि बेथ का इलाज हवाई यात्रा के डर के लिए चल रहा था, लेकिन माइक जानता था कि बेथ को कभी उड़ान से डर नहीं लगता था। माइक समझ जाता है कि बेथ को पहले नशीली दवा दी गई, फिर उसकी हत्या की गई। इसके बाद पूरे सीन को एक नाकाम चोरी जैसा दिखाया गया। 2 नशेड़ी लोगों को दोषी ठहराया गया और उनकी लाशों को इस मर्डर से जोड़कर मामले को बंद कर दिया गया। जैसे ही माइक को पता चलता है कि बेथ के हत्यारे मिक और मैक हैं, वह गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत सच्चाई जानने उनके पास पहुंचता है। मिक और मैक खुलकर मान लेते हैं कि उन्होंने ही बेथ को मारा था। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक काम था और उन्होंने कर दिया। वे कहते हैं कि बेथ और माइक का रिश्ता खत्म हो चुका था, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बेथ गर्भवती थी। फिर वे माइक को वहाँ से जाने को कहते हैं। उनके इस बर्ताव से गुस्से में आकर माइक उन पर हमला कर देता है। 2 पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिकों से अकेले लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन माइक अपनी जबरदस्त लड़ाई की स्किल्स से दोनों को हरा देता है। उसके वार तेज और बेहद खतरनाक होते हैं। कोहनी मुके और हवा में घूमती किक से वह दोनों को गिरा देता है। इसके बाद माइक चार्ली के पास जाता है। वह बताता है कि बेथ की हत्या हो चुकी है और उससे बेथ से जुड़ी जानकारी मांगता है। चार्ली बताती है कि बेथ के पास एक हार्ड डिस्क थी जिसमें अहम सबूत है। उसका बैकअप बेथ के माता पिता के घर पर रखा है। तभी एक दाढ़ी वाला हत्यारा वहाँ पहुँच जाता है। उसे चार्ली को मारने के लिए भेजा गया था। वह बेहद गुस्से वाला और खतरनाक होता है। मौका देकर चार्ली उसके कंधे पर चाकू मारती है। हत्यारा पलटकर माइक पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वह एक कुल्हाड़ी पर गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। मरने से पहले वह बता देता है कि उसे
जिसे मिल्टन ने भेजा था। माइक चार्ली से कहता है कि वह बेथ के माता पिता के घर जाकर दस्तावेज ले आए और उसे फोन करे। इधर माइक मिल्टन के घर पहुंचता है और उससे सच्चाई उगलवाता है। मिल्टन बताता है कि इस सब के पीछे केंट नाम का एक अकाउंटेंट है। बाद में चार्ली दस्तावेज लेकर आती है और बताती है कि बेथ एक भारतीय तेल कंपनी वैन कैप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। कंपनी ने रिश्वत देकर समुद्र में तेल निकालने की इजाजत ली। यह जानकारी बेथ को एक अकाउंटेंट ने दी थी। उसका नाम था रूट। हाँ, वही रूट जिसे माइक पहले ही मार चुका था। रूट का एक पार्टनर केंट था, उसे सब पता था। जब कंपनी के मालिक को यह मालूम हुआ तो उसने केंट को आदेश दिया कि बेथ को खत्म कर दिया जाए। केंट ने मिल्टन से संपर्क किया और यहीं से पूरी हत्या की साजिश शुरू हुई। चार्ली ने मिल्टन के साथ हुई पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और वह सबूत माइक को दे देती है। उसी वक्त मैक अचानक अंदर घुस आता है। माइक से बढ़ती परेशानी देकर बिग रे हथियारों की पूरी टीम को माइक को मारने का आदेश दे देता है। निक और मैक माइक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। गुस्से में मैक माइक पर ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन माइक फुर्ती से उसे लात मारकर वापस फेंक देता है। माइक मौके का फायदा उठाकर मैक की बंदूक छीन लेता है। गलती से गोली चल जाती है, लेकिन माइक अपने शरीर से मैक को ढाल देकर बचा लेता है। फिर माइक फायरिंग मशीन से मैक पर स्प्रे करता है और उसे बेहोश कर देता है। बाहर एक और हत्यारा पीछे से माइक पर हमला करता है। वह जहरीले तौलिए से माइक की नाक ढक देता है, लेकिन माइक चाल समझ जाता है और सांस रोक लेता है। हत्यारा चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसी के चाकू से उसे मार देता है और सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है। इसके बाद माइक की मुलाकात फ्रेड से होती है। फ्रेड एक ऐसा कमजोर हत्यारा है जिसे आसानी से काबू किया जा सकता है। माइक एक ही घूंसे में उसे बेहोश कर देता है। फिर वह शांति से फ्रेड की जेब से जहरीली पट्टी निकालता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइक वैन कैप कंपनी के डायरेक्टर के पास पहुँचता है। वहाँ उसकी मुलाकात कटाना चलाने में माहिर एक महिला हत्यारे से होती है। उसे बिग रे ने डायरेक्टर की सुरक्षा के लिए रखा था। शुरुआत में लड़ाई काफी मुश्किल होती है। महिला बेहद फुर्तीली होती है और उसकी स्किल्स माइक के बराबर होती है, लेकिन एक गलती के चलते माइक उसे दरवाजे से बाहर धकेल देता है। डायरेक्टर कटाना उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। महिला हत्यारा जोरदार वार करती है। माइक झुककर वार बचा लेता है। वह पहले लैंप से हमला करता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर सूटकेस उठाता है जो कटकर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। एक लापरवाह वार के बाद महिला पलटवार करती है, लेकिन माइक उससे तलवार छीन लेता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद माइक सीधे डायरेक्टर के पास पहुंचता है। डायरेक्टर पैसे देकर माइक को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन माइक मना कर देता है। फिर माइक ने एक आदमी का सिर काट दिया। वापस बिग रे के पास लौटते ही बिग रे गुस्से में माइक को वीडियो दिखाता है। उन्हें पता चलता है कि केंट ने डायरेक्टर के आदेश का पालन किया था। उसने मिल्टन को काम पर रखा था। 3 लोगों को मारने के लिए रूट, माइक की पूर्व प्रेमिका बेथ और चार्ली केंट की शर्त थी कि एक ही हत्यारा इन तीनों को खत्म करे। फिर हत्यारा भी मार दिया जाएगा। तीनों के लिए वह 3 गुना पैसा देगा। पैसे के लालच में मिल्टन माइक को रूट मारने का काम देता है। बेथ और चार्ली की हत्या बाकी हथियारों को सौंप देता है। यह एक चालाक और खतरनाक तरीका था। कम अनुभवी हथियारों को एक प्रोफेशनल हत्यारे को मारने के लिए इस्तेमाल करना। सब कुछ उजागर होने के बाद बिग रे मिल्टन पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। माइक उसे जहरीली पट्टी देता है और मिल्टन कुछ ही मिनटों में मर जाता है। अब सब कुछ साफ हो गया। हालांकि बिग रे को सच पता था, फिर भी वह दुखी था क्योंकि माइक ने हथियारों की गिल्ड बनाई थी और हथियारों ने खुद गिल्ड को खत्म कर दी। एंड में बिग रे माइक को जाने देता है, लेकिन उनसे सारे संबंध तोड़ देता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।